एवरीबॉडी। आज इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दरमियान रेगुलर क्लासेस नहीं लग पाने की वजह से सरस्वती शिक्षण संस्थान जयसिंहवास ने ऑनलाइन पढ़ाई को यथावत रखने के लिए मेरे साथी लोगों ने, प्रबंधन ने एक ऑनलाइन क्लासेस का ओपनिंग किया है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों और अपने सिलेबस को लगातार करने के लिए इस माध्यम को अपनाएं। मैं प्रवीण ढोलिया, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज अपन सिलेबस की बात करते हैं 12th क्लास की। 11th क्लास में जिन चीज़ों की कमी रह गई थी उनको अपन यहाँ 12th के माध्यम से अपन उसको दूर करेंगे। अपन सिलेबस को धीरे धीरे लेके चलेंगे, उन पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। करने के बाद में आगे अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला अपना जो लेसन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पार्ट में अपने पास पहला है आवेश, उसमें है विद्युत क्षेत्र। अगला है इसमें पार्ट नंबर बी विभव, विभवांतर और संधारित्र। विभवांतर वैसे देखा जाए नॉर्मली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो विद्युत चुंबकत्व है उसके दो पार्ट हैं अपने पास पहले फिजिक्स में। पहला है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और दूसरा है डायनेमिक्स। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर विद्युत्की में। तो यहाँ जो पहला वर्ड है अपने पास है वो क्या है? स्थिर। इट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे जो चार्ज अपन लेके चलेंगे, चार्ज एट रेस्ट, इट मीन्स क्या हो गया? आवेश स्थिर। आवेश स्थिर। अब अपन बात करते हैं कि जो चार्ज रेस्ट पोजीशन की अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रूप में किस प्रकार से आएगा? इलेक्ट्रॉन का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, इसका मास के साथ क्या रिलेशन है, वो सब अपन ब्रीफली यहाँ करेंगे। अब अपन बात करते हैं, दिमाग में चीज आती है कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसमें और इस आवेश में क्या फर्क होता है। पहली चीज अपन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, वो आवेश की बात करते हैं। आवेश क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को अनुभव करता है या उनको महसूस करता है। नॉर्मली भाषा में उसको क्या बोलते हैं? अपन आवेश बोलते हैं। अपन बात करते हैं दूसरी एक लैंग्वेज के रूप में। तो आवेश पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है या महसूस करता है।
आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को अनुभव करता है या महसूस करता है। अब मेन बात इसमें है कि जो यहाँ पे अपन आवेश या जो चार्ज ले रहे हैं उसका इस मास के साथ क्या रिलेशन है। जो द्रव्यमान के साथ जो संबंध है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ। उस इम्पोर्टेंस को अपने को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ बात करते हैं कि एक मास जो द्रव्यमान होता है उसको अपन नेगेटिव में नहीं लेते कभी, तो द्रव्यमान हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। नंबर एक बात। दूसरा, ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें, गुरुत्वीय क्षेत्र का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अपन बात करते हैं किसी भी वस्तु को जब अपन छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर जाती है, किसी वस्तु को जब अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें भी ग्रेविटी का बहुत रोल होता है। अब ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में जो पॉजिटिव की अपन बात करते हैं, पॉजिटिव की अपन बात करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की अपन बात करते हैं, तो वो कैसे ली जाएगी वो देखो ध्यान से। दो चीज़ें देखो, अभी तक जो चीज़ पढ़ी है अपन ने उसमें दो चीज़ें साफ साफ। पहला क्या है कि जो आवेश है वो पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है या महसूस करता है। अपन इसका द्रव्यमान से अटैचमेंट पूछे। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया कि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में अपन बात करें, कंसीडर की बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ही रोल क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पर है तो क्या कंडीशन आएगी, मूविंग में है तो क्या कंडीशन आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गतिमान है तो क्या रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ महसूस करेंगे और करेंगे। अब इसमें जो अपन बात करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आवेश हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक होता है, जबकि द्रव्यमान केवल क्या होता है, धनात्मक होता है। अपन बात करें वापस से इसकी तो जैसे ये हो गया अपने पास आवेश और दूसरा हो गया अपने पास द्रव्यमान। मैंने यहाँ आपको बताया है कि कितने प्रकार से लिया गया है, एक पॉजिटिव होता है, एक और क्या होता है, नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। और ये केवल क्या होता है, धनात्मक। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक शब्द जो है वो कहाँ से आया? देखो शुरुआत में 600 BC के आसपास ग्रीक भाषा के रूप में लिया गया था इसको। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी पहचान की थी। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, एक क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे स्थानांतरित हो जाएंगे, कांच की छड़ धनावेश आ जाएगी, सिल्क क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। अब इसी पैरेलल में एक एग्जांपल और लिया गया, आबनस की रोड को कट्स है, बिल्ली की खाल से क्या उसको रगड़ा गया, तो आबनस की रोड है, उसके लिए अपने पास जो कैट फर है, बिल्ली की खाल है, उसके लिए रिजल्ट आए। तो शुरुआत में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये एग्जाम्पल लिया था तो उन्होंने एक चार्ज को धनात्मक माना और एक चार्ज को क्या माना, ऋणात्मक माना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की अपन बात करते हैं, धनात्मक की, तो ये क्या करेंगे, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरा अपने पास एक पॉजिटिव हो गया, एक क्या हो गया, नेगेटिव, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आकर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आकर्षण। ये तो होगी इनकी धनात्मक और ऋणात्मक की बात की, और आगे डिटेल में इसको समझेंगे। मैंने बताया शुरू में कि आवेश का द्रव्यमान से संबंध बहुत होता है, बहुत जरूरी भी है।
आवेश दो प्रकार का, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, केवल और केवल धनात्मक होता है। नंबर दूसरी बात कि जो आवेश है ये कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 क्या है इसमें, आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें वेग का अपन बात करें तो आवेशित कण का जो मास होता है वो m0 1/1 - v²/c² के रूप में होता है। इसका मतलब ये चेंज होता है, आवेश चेंज नहीं होता है, आवेश कांस्टेंट रहेगा, जबकि द्रव्यमान चेंज होगा। द्रव्यमान को अपन ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को किसमें बदल सकते हैं, द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो दो चीजें निकल के आई अभी तक अपने पास कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है अपना पहला पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें अपने पास 4 चैप्टर होते हैं। पहले आवेश विद्युत क्षेत्र के रूप में है, दूसरा आएगा विभव, विभवांतर और संधारित्र के रूप में आएगा। 2 पार्ट हैं, 7 नंबर की यूनिट है। उसमें पहले हमने आवेश का जिक्र किया। आवेश का मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मेन क्वेश्चन 2 बनते हैं इसमें, अपन बड़े लेवल की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन मैंने इसमें, किसमें इलेक्ट्रॉन का ही रोल क्यों है। नंबर 1 बात, अगर अपने से कोई पूछ ले कि आपके दिमाग में आ जाए कि आपने इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया, न्यूट्रॉन का तो कोई रोल है नहीं, उसको तो भूल जाओ, नॉर्मली बात है। इसमें प्रोटॉन का जिक्र अपन करते हैं, प्रोटॉन का जिक्र करते हैं तो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, किसी के दिमाग में आगे कि प्रोटॉन क्यों नहीं लिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के बारे में अपन क्यों डिस्कस किया, प्रोटॉन क्यों नहीं लिया अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो क्वेश्चन निकल के आया है, सारी चीजें आगे आगे एक के बाद एक आते जाएंगे। अब मेन चीज इसमें क्या है कि ये जो प्रोटॉन है इसको क्यों नहीं लिया अपन ने। प्रोटॉन मीन्स P+ के रूप में, ये क्यों नहीं लिया अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी द्रव्यमान से ही अपने को समझ में आएंगी। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1837 गुना होता है। इसका मतलब ये बहुत भारी है। प्रोटॉन द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन का, या प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन बात करें तो ये बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। नंबर 1 कारण हो गया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अपन इलेक्ट्रॉन का ही इंपॉर्टेंस है, प्रोटॉन को क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या आंसर होगा आपका कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है, 1837 गुना है। साथ साथ अपने कॉपी पेंसिल में लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। दूसरा, अपनी पृथ्वी में एक सबसे प्रबल बल है जिसको नाभिकीय बल बोलते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन बंधे रहते हैं एक विशेष बल से, उस बल को अपन तोड़ नहीं सकते, इतनी एनर्जी नहीं दे सकते अपन कि वो टूट के बाहर आ जाए न्यूक्लियस से। 2 आंसर हो गए इसके, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मैंने शुरू में क्या बताया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका पहला पार्ट है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बारे में मैंने 2 चीजें बताई आपको कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को अनुभव करता है या महसूस करता है। फिर मैंने आगे चल के उसके 2 प्रकार बताए, एक धनात्मक और ऋणात्मक का बताया,
एक दूसरा वेग पर उसकी निर्भरता के बारे में बताया, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें आवेश में अपन जिक्र कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें तो प्रोटॉन का क्यों नहीं? प्रोटॉन का मैंने आपको जवाब दे दिया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। दूसरा, प्रोटॉन एक प्रबल नाभिकीय बल होता है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। 2 रीजन हो गए। अगर अपन बात करते हैं फिर आगे कि आवेश की पहचान की, कि जो आवेश होता है उस आवेश को उसका पहचान क्या होती है, उस पहचान के बारे में अपने यहाँ, जैसे मैंने 11th क्लास में आपको ये बताया था कि भौतिक राशि को विमीय समीकरण में, विमाओं में उसको फिर मात्रक के रूप में अपन बनाते हैं, वो चीज़ें बताई थी। तो ये पहचान होगी इसकी कि जो आवेश होता है उसको अपन किस में मापते हैं? मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो एक पॉइंट सब करेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आया तो देख लेंगे बाद में। ये जो मात्रक है इसको अपन कूलाम में लिखते हैं। तो नंबर 1 बात क्या होगी? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। दूसरा, 2-3 सिस्टम होते हैं इसके। सीरियस सिस्टम में क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है जो विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है, और दूसरा होता है उसको अपन एब कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब कूलाम बोलते हैं। इसमें अपन जिक्र करें आवेश के मात्रक के रूप में। एक छोटा सा मैं और बता देता हूँ आपको साइड में कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा वो होती है आवेश बटे समय के रूप, और आवेश हो गया यहाँ पे विद्युत धारा गुणा समय। तो विद्युत धारा को अपन किस में लिखते हैं? एम्पियर में। समय को किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो ये मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड हो गया, या इसको अपन क्या लिखते हैं? कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कूलाम। तो आवेश की मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। अब मैं आपको एक संबंध बताता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि स्टेट कूलाम में और एब कूलाम में क्या रिलेशन होता है। तो अपन बात करते हैं 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम इक्वल टू 1/10 एब कूलाम। और छोटी सी और बात बता देता हूँ आपको कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1, ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलाम का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इनका जो अपन रेशियो बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 9 × 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 × 10⁻10।
ये इसका रेशियो होता है, ये ज़्यादातर इसे वो नहीं पूछा जाता है। मेन चीज़ क्या होती है कि जो आवेश का जो मापन होता है, उस आवेश के मापन को अपन किस में लिखते हैं? कूलाम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कूलाम में। मात्रक हो गया इसका आवेश का कूलाम। और सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो अपने पास 2 पॉइंट है इजीली। अभी आवेश पढ़ रहे हैं अपन, फिर आवेशों के मध्य बल पढ़ेंगे कूलाम के नियम से। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र आएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर विद्युत ध्रुव क्या होता है, उसकी एक्स और निरक्ष पे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। पहले लेसन की छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अभी तक जो चीज़ बताई है वो क्या बताया है? 2 चीज़ें बताई हैं। पहला मैंने आपको बताया है कि आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में मैंने आपको बताया है कि आवेश से रिलेटेड अपने को क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें बताई मैंने। आवेश का द्रव्यमान से क्या संबंध होता है वो मैंने आपको बताया। 3 क्वेश्चन इसमें बने हैं। चौथा दिमाग में कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आवेश मैंने 2 प्रकार के बताए, धनात्मक ऋणात्मक। द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। दूसरा मैंने वेग पर निर्भरता बताई, ये m0 के रूप में, v और c के रूप में बताया आपको मैंने। आगे चल के फिर इसका अपन ने जो मात्रक होता है आवेश का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। 2 एग्जाम्पल ले लो, एक प्लस का ले लो और एक इसका ले लो माइनस का। एक से आकर्षण हो जाएगा, दूसरे से क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। मतलब सेम लेके चलोगे, सेम नेचर के, सेम प्रकृति की, समान प्रकृति के लेके चलोगे उसमें प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति के लेके चलोगे उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे चल के कि आवेश की विधि कितनी होती है। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि तो पहली है इसमें है घर्षण। पहली कौन सी है? घर्षण। मैंने क्या बताया आपको कि अपने पास 2 वस्तुएं हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। जब दोनों वस्तुओं को रब्ड करते हैं अपन, क्या करते हैं? रब्ड करते हैं, आपस में मिलाते हैं, आपस में संपर्क में लाते हैं या एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर किस में चले जाएंगे? दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वापस आ रहा हूं पॉइंट पे, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। कमी होगी तो ये क्या हो गया? वस्तु धनावेशित हो गया। ये वस्तु क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब इस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसके पास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अपन इसको कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे पहले और रिएक्शन के बाद में, तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। आवेश जो होता है उसको अपन न तो प्राप्त कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। मतलब आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। 11वीं क्लास में बहुत प्रमेय थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय थी, कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बताया था मैंने, वही चीज़ यहाँ। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियाँ होती हैं? 3। पहली कौन सी है? घर्षण। पहली कौन सी है? घर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना है इसको, साथ साथ उतारते जाओ इसको। कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप बेहिचक पूछना है इसको। आज अपना पहला लेसन है, पहला पार्ट है, आराम से सारा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला मैंने बताया आपको घर्षण द्वारा, दूसरा मैंने बताया चालन द्वारा। चालन द्वारा घर्षण के बारे में, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को
आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसमें स्थानांतरित हो जाएंगे, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे स्थानांतरित हो जाते हैं, तो कांच की छड़ तो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और सिल्क क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। दूसरा है चालन द्वारा। एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित है। एक पे चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, सतह पे आवेशित है, दूसरे पे है नहीं। तो चालन द्वारा का मतलब क्या हो गया, ये आवेशित वस्तु है अपने पास कोई भी, ये एग्जाम्पल है, देख लेना आप इसको आराम से। ये कोई भी अपने पास एक वस्तु है जिस पे ये आवेश होने वाला है, आवेशित वस्तु होगी। ये अपने पास है, वो है अनावेशित वस्तु। तो चालन द्वारा आवेश को प्राप्त करने की विधियां, चालन द्वारा इस आवेशित वस्तु को अनावेशित के पास लाएंगे, दोनों को लिया ऐसा, ये दोनों को लिया है अपन, ये लिया। ये आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश पैदा हो जाएगा, समान आवेश वितरित हो जाएगा। अब दोनों को सेपरेट सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, आवेश अलग अलग सतह पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। किसको हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। मैंने आपको अभी तक जो चीज़ बताई है उनमें 3 और 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो आवेश है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं है, 2 कारण बताए मैंने। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का बहुत ज़्यादा होता है, 1827 गुना ज़्यादा होता है। दूसरा, प्रोटॉन में जो एक पृथ्वी का सबसे प्रबल बल होता है जिसको नाभिकीय बल बोलते हैं, उसको अपन ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी चाहिए तभी नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ इसमें क्या बताई मैंने आपको, 2 चीज़ें बताई हैं आपको। आवेश है, आवेश का मात्रक है, आवेशों को प्राप्त करने की विधियां हैं। पहली कौन सी है, घर्षण है, दूसरी कौन सी है, चालन। 2 विधि पढ़ ली अपन ने। तीसरी विधि होती है इसमें जो आवेश को अपन प्राप्त करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो। वो क्या है, वो है प्रेरण। प्रेरण द्वारा किसी आवेशित वस्तु को, किसी, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका उदाहरण बताऊंगा आगे चल के। जो अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र, उसमें चीजें निकल के आएंगी। किसी आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ गया तो समझो कि वो क्या है, इंडक्शन है, प्रेरण है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कैपेसिटर में आएगी क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया, एक क्या हो गया, नेगेटिव। कैपेसिटर संधारित्र आएंगे आगे चल के इसमें मैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके। प्रेरण द्वारा मैंने क्या बताया,
जब किसी आवेशित वस्तु को, ध्यान सुना, जब किसी आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु ले देखो भी छड़ ले लो, डॉट वाली, जब किसी आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना या स्पर्श किए बिना, स्पर्श कर दोगे तो चलन हो जाएगा, स्पर्श नहीं करना पड़ेगा, ये दूसरी वस्तु स्पर्श नहीं करवाया तो पास वाली सतह पर तो क्या आ जाएगा, अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, जिसको अपन ने क्या बोला, नेगेटिव बोला है। और दूर वाली सतह ये होगी इसकी, ये वाला सरफेस हो गया, तो ये वाला हो गया, तो इसको अपन ने नाम दे दिया प्लस। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना पास वाली, ये पास सतह है, अट्रैक्ट करूं, ये दूर की सतह होगी, ये दूर की सतह होगी तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चल के देखिए, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया आपने बताया, माइनस हो गया। अब ये वाला है, ये अपन ने कर दिया ग्राउंड, तो ये प्लस है, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब आगे चल के ये क्या हो जाएगा कि सारी सतह पर क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो ये मान आया है, ये मान किस पर निर्भर करेगा, फॉर्मूले में Q डैश, ये Q हो गया साहब और ये Q डैश हो गया। Q इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू Q डैश, Q कभी भी Q डैश के बराबर नहीं है। यहाँ Q डैश की भी जो वैल्यू हो Q 1/εr, इसको पैरा विद्युतांक भी बोलते हैं। ये जो वस्तु का मान आया है, इसका फॉर्मूला ये होता है, पॉजिटिव लेके चलोगे तो नेगेटिव कैसे है, इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो आप। ये जो जहाँ पे εr है, इसको बोलते हैं पैरा विद्युतांक, दूसरा नाम है इसका आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसके वैल्यू अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग माने जाते हैं। किसी भी चालक धातु के लिए, किसी भी चालक धातु के लिए पैरा विद्युतांक εr का मतलब कितना होता है, इनफाइनाइटी। कितना होता है, इनफाइनाइटी। तो मैं यहाँ जिक्र करूँ इसमें इनफाइनाइटी का, तो 1 माइनस हो गया इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट बोले तो 0, तो Q डैश की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई, वो कितनी आई है, -Q, 1 - 0 हो गए, Q डैश इक्वल टू -Q हो गया। मैं अभी तक आपको 3 पॉइंट क्लियर करवाए हैं। उनमें पहला डिस्क्रिप्शन था उसका कि जो भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उसमें 2 पार्ट हैं इसके। पहले लेसन के पहला चैप्टर आ जाएगा इसमें विद्युत आवेश का, दूसरा आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का। उसे मैंने आवेश की परिभाषा बताई आपको। आवेश की परिभाषा बताने के बाद में उसका जो सिंबल होता है, जिसको अपन प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, उसका मात्रक जो होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपको मैंने विधि बताई कि आवेश को प्राप्त करने की कितनी विधि होती है। मैंने 3 प्रकार की बताई। पहला बाई फ्रिक्शन है, घर्षण के द्वारा है, दूसरा बाई कंडक्टर चालन के द्वारा है, और तीसरा बाई इंडक्शन प्रेरण के द्वारा है। तो तीसरा जो चीज़ है इसमें प्रेरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये क्वेश्चन कई दफ़ा आता है 1 नंबर में कि ये मैंने क्या बताया, 2 चीज़ें रटो मत, इसको ध्यान से सुनो। ये वाली छड़ है आपको दिख रही है, ये आवेशित वस्तु है। इस आवेशित वस्तु को
किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना स्पर्श करोगे तो चालू नहीं हो जाएगा। स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श किए बिना पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश पैदा हो जाएगा। उसको अपन इस फॉर्मूले से आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी प्रेरित वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी प्रेरित वस्तु पर जो आवेश होता है उसको अपन लिखते हैं q डैश इक्वल टू माइनस q1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता बोल सकते हैं, परावर्तन बोलते हैं, धारित्री के रूप में आता है। आगे चल के प्रेरणिक प्रतिघात, दाटी प्रतिघात आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में चल के आगे। तो आज के रूप में मैं आपको बता दिया कि फर्स्ट फिजिक्स है उसका मैंने शुरू के अंदर बताया था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर विद्युतिकी है, उसके 4 पार्ट बताया मैंने। पहला फिजिक्स से कितने भाग हैं, 1 और 1 2। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब गतिमान। गतिमान समझते हो, गति उसमें मोशन होना। जैसे आगे चुंबक का लेसन भी आएगा, आगे चल के उसमें विद्युत चुंबकीय गुण भी आएंगे। तो वो सारी चीजें हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या है उसको आप एक कॉपी में लिखो। आपके जो समस्याएं आएंगी वो बोर्ड के ऊपर बिना आपसे पूछे कि मैं पता लग जाएगा कि कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, राम।